मूवी की स्टार्टिंग में हम सोल्जर्स की एक वैन को देखते हैं जो किसी जंगल में जा रही है। जैसे ही वो वैन फॉरेस्ट में एंटर करती है तभी हमें सोल्जर्स की चीखें और गन शॉट्स की साउंड सुनाई देती है और थोड़ी देर बाद वहाँ बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है और उससे अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि वो सभी सोल्जर्स अब मर चुके हैं। और फिर उसके बाद हमें उस हादसे के कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। आज सिक्किम के ईस्टर्न एरिया में लोकेटेड मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में उन सोल्जर्स के साथ जो हुआ था उसी को लेकर मीटिंग हो रही है। सेक्टर 42 इंडिया का एरिया है जो उसी जंगल में आता है। वहाँ पर पहले ब्रिटिशर्स की मिनरल प्रोसेसिंग फैक्ट्री हुआ करती थी और पिछले 50 सालों में ना तो वहाँ कोई सिविलियन एक्टिविटी थी और ना ही कोई मिलिट्री एक्टिविटी। इसके अलावा उस जगह के बारे में गवर्नमेंट के पास और कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। अब गवर्नमेंट को वहाँ सिविलियन एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट करनी थी तो इसीलिए वहाँ पर सोल्जर्स की एक टीम को भेजा गया था। हैरानी की बात तो ये थी जब सेक्टर 42 में कोई सिविलियन एक्टिविटी थी ही नहीं तो उन सोल्जर्स को किसने मारा। इसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए अब वहाँ सोल्जर्स की एक और नई टीम तैयार हो रही है जिसके कैप्टन का नाम वेट्री था। सारी तैयारियां हो जाने के बाद वेट्री अपनी टीम को लेकर सेक्टर 42 के बेस कैंप में पहुंच जाता है। वहां पर कमांडिंग ऑफिसर से वेट्री को पता चलता है कि जो सोल्जर्स की टीम कुछ दिन पहले वहां गई थी उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है जिससे उन्हें ये पता चला है कि सभी के सभी सोल्जर्स को गुरमीत नाम के कैप्टन ने मारा था। गुरमीत ने पहले सभी को मार दिया और उसके बाद उसने खुद को भी मार लिया। वेट्री को ऑफिसर की बात पर यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि गुरमीत ने वेट्री के साथ पूरे 6 साल की ट्रेनिंग की हुई थी। वेट्री को पूरा विश्वास था कि गुरमीत ऐसा कर ही नहीं सकता था। नेक्स्ट डे वेट्री अपनी टीम के साथ सेक्टर 42 में जाता है और यहाँ पे हमें ठीक वैसा ही सीन देखने को मिलता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिला था। उनकी गाड़ी पर कोई अटैक कर देता है और वो सब बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वेट्री को होश आता है। वो अपने आप को जख्मी पाता है लेकिन वो भागकर अपनी टीम मेंबर्स को ढूंढता है। आगे जाकर वो देखता है कि उनके सभी फेलोज वहाँ बेहोश पड़े थे लेकिन सिर्फ एक सोल्जर कार्थी जो कि वेट्री का सबसे अच्छा दोस्त था वो वहाँ से गायब था। वेट्री ढूंढते ढूंढते आखिरकार कार्थी तक पहुँच ही जाता है। वो देखता है कि कार्थी सुसाइड करने जा रहा है। वेट्री को देखकर कार्थी गन को वेट्री की तरफ पॉइंट कर देता है और सॉरी कैप्टन कह के वेट्री के ऊपर गोली चला देता है और उसके बाद वो खुद को भी मार डालता है। वेट्री को गोली शोल्डर पर लगी थी। इंसिडेंट के बाद वेट्री को बहुत बुरा लग रहा था। वो लगातार यही सोच रहा था कि वो ये सब कार्थी की मदर और उसकी सिस्टर को कैसे बताएगा। कुछ दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद उसे डॉक्टर डिस्चार्ज दे देते हैं और डॉक्टर उसको मॉर्फिन नाम की पेन किलर दे देते हैं ताकि उसके कंधे में दर्द न हो। नेक्स्ट जर्नल के सामने वेट्री सारी बात बताता है कि उस दिन क्या हुआ था। वेट्री कार्थी को बचाने के लिए खुद पर इल्जाम लगवाने को तैयार था इसलिए जर्नल उससे बहुत नाराज होता है। वेट्री अपनी पूरी टीम के साथ रडार सिस्टम की फुटेजेस चेक करता है लेकिन वो पाता है कि वहाँ पर वेट्री और उसकी टीम के अलावा और कोई भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जर्नल ने कार्थी को देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया था और कार्थी के फ्यूनरल के टाइम ना तो उसे तिरंगा नसीब हुआ था और ना ही उसे आर्मी गन्स की रिस्पेक्ट दी गई थी। ये देखकर वेट्री का दिल टूट सा जाता है और वो फ्यूनरल के बीच से ही चला जाता है। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि कार्थी की फैमिली को कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं दी जाएगी तो वेट्री कार्थी की फैमिली के लिए कुछ चेक्स की मदद भेज देता है। साथ ही वो अपनी और कार्थी की कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स भी भेजता है और उसके बाद सीन 1 साल आगे शिफ्ट होता है। वेट्री को अपने सिर झूठा इंजाम लेने की वजह से फील्ड से दूर कर दिया गया था और अब वो सिर्फ न्यू सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने का ही काम कर सकता था। वो अपनी प्रॉब्लम्स को मेजर के साथ शेयर करता है और मेजर उसे लाइफ में आगे बढ़ने की सलाह देती है। अगले ही दिन मेजर वेट्री को अपने रिलेटिव की लड़की काव्या से मिलने के लिए भेज देती है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि काव्या ऑलरेडी वेट्री को पसंद करती थी मगर वेट्री के मन में काव्या के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। काव्या वेट्री को एक बॉक्स देती है और कहती है कि राइट टाइम आने पर वो इसकी की वेट्री को दे देगी। तब तक उसे वो बॉक्स संभाल कर रखना होगा और उसके बाद धीरे धीरे कुछ ही दिनों में वो दोनों नजदीक आने लग जाते हैं। अगले सीन में हम कीर्ति अग्रवाल नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि आज डिफेंस मिनिस्टर से मिलने के लिए आई थी। दरअसल डिफेंस मिनिस्टर ने डॉक्टर कीर्ति को सेक्टर 42 में रिसर्च करने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया हुआ था जो उन्हें किसी भी हाल में पूरा करवाना था और उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्हें आर्मी से NOC की जरूरत थी। इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर डॉक्टर कीर्ति को बेस्ट ऑफिसर्स की टीम बनाने को कहता है ताकि वो सेक्टर 42 से NOC निकलवाकर अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सके। इसके बाद डॉक्टर कीर्ति वेट्री से जाकर मिलती है और उसे बताती है कि वो उसको सेक्टर 42 के प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच करने आई है क्योंकि ये मामला सेक्टर 42 से जुड़ा था। तो वेट्री फटाफट इसके लिए तैयार हो जाता है और अगले ही दिन वो सेक्टर 42 के बेस कैंप में अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच जाता है। वेट्री वहां पर कीर्ति के बॉयफ्रेंड विक्रम से मिलता है। दरअसल कीर्ति को विक्रम से कोई खास लगाव नहीं था
जिस प्रोजेक्ट के लिए वो दिन रात काम कर रही थी उसके लिए उसे बड़ी अमाउंट में पैसों की जरूरत पड़ती थी, जो कि उसे विक्रम से ही मिल जाते थे और इसी वजह से उसे हर जगह विक्रम को झेलना पड़ता था। कीर्ति वेट्री को रिकॉर्ड्स का डाटा दिखाती है और उसे बताती है कि जब उन्होंने लॉन्ग वेव सोनार्स का यूज किया था तो उन्हें वहाँ पर एक अजीब से क्रिएचर के प्रिंट्स मिले थे जो बिल्कुल माइनोटॉर्स की तरह थे। ये माइनोटॉर्स रेडिएशन को एमिट करते हैं, उसी की मदद से वो कम्युनिकेशन करते हैं। ये एक कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर है, इसलिए नॉर्मल सोनार से इन्हें कभी डिटेक्ट ही नहीं किया जा सकता। साथ ही ये माइनोटॉर्स अपने मुंह से एक ऐसा केमिकल सीक्रेट करते थे जो ह्यूमन सेंसेस को कंट्रोल कर लेता है, यानी वो माइनोटॉर्स ह्यूमन को हिप्नोटाइज कर सकते थे। और यहीं पर वेट्री की टीम को समझ में आता है कि आखिर क्यों कैप्टन गुरमीत ने अपनी ही पूरी टीम को मार डाला था। और तो और अब वो कार्ती को भी निर्दोष साबित कर सकते थे। नेक्स्ट वो सेक्टर 42 में जाते हैं और वहाँ जाते ही एक माइनोटॉर आकर उन पर अटैक कर देता है। उसका शरीर देखने में डरावना, बड़ा और भद्दा था। वो माइनोटॉर सभी को अपने केमिकल से बेहोश कर देता है, लेकिन पता नहीं कैसे वो वेट्री को बेहोश नहीं कर पाता और वेट्री हिम्मत करके माइनोटॉर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और माइनोटॉर उसकी हालत और खराब कर देता है। यहाँ पर वेट्री अपना दिमाग दौड़ाता है और माइनोटॉर की छाती पर बॉम्ब्स लगाकर उस माइनोटॉर को ब्लास्ट कर देता है। माइनोटॉर को देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे अब वो मर चुका हो। वो उसकी बॉडी को अपनी कार में रख देता है और तभी उस माइनोटॉर की बॉडी में से एक स्पाइडर निकल कर आता है। वो स्पाइडर देखने में काफी अजीब और बड़ा था। वो स्पाइडर जंगल में जाकर अजीब से साउंड क्रिएट करता है और तभी वेट्री की टीम को पता चलता है कि वहाँ पर ऐसे और भी माइनोटॉर्स हैं जो उस माइनोटॉर के रेडिएशंस को फॉलो करके उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो तुरंत उस डेड माइनोटॉर को अपनी लैब में ले जाते हैं और वहाँ कैंप में जनरल वेट्री से सवाल जवाब करते हैं कि आखिर वो अकेला ही बेहोश क्यों नहीं हुआ, जबकि बाकी सभी को तो कुछ याद तक नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ था। इसके बारे में जानने के लिए कीर्ति माइनोटॉर के ब्लड सैंपल्स के साथ वेट्री के ब्लड सैंपल्स को भी जांच के लिए दिल्ली भेज देती है। कीर्ति अब माइनोटॉर पर एक्सपेरिमेंट्स करती है और उसे ये पता चलता है कि एक दूसरे की बॉडी से निकली हुई रेडिएशन ही एक माइनोटॉर को जिंदा रख पाती है। उसके बिना ये बिल्कुल मरे हुए के समान है। इनका ब्रेन उनके सर में नहीं होता बल्कि इनके नर्वस सिस्टम में होता है और इसीलिए इनको मारना नामुमकिन है। वेट्री नोटिस करता है कि लैब की वॉल्स में रेडिएशन ब्लॉक करने वाले चैम्बर थे, तो यही माइनोटॉर के अनकॉन्शियस होने की वजह हो सकती थी। और अगर ऐसा वाकई था तो इसका मतलब साफ था कि ये माइनोटॉर्स कभी मरते ही नहीं और दोबारा अपनी फेलो रेडिएशंस के कांटेक्ट में आने पर वो जिंदा हो जाते हैं। अपना डाउट दूर करने के लिए वेट्री लैब का डोर खोल देता है जिससे रेडिएशंस अंदर तक आ जाती हैं और इंस्टेंटली कीर्ति एनालाइज कर पाती है कि माइनोटॉर्स को सिग्नल मिलना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब साफ था कि वो माइनोटॉर मरा नहीं था बल्कि जिंदा था और उसे कभी मारा भी नहीं जा सकता था। रात को जब लैब में कोई नहीं था तो वही अजीब सा स्पाइडर जो माइनोटॉर की बॉडी से निकला था और वहाँ पर वो माइनोटॉर की बॉडी में एंटर कर जाता है और इसी के साथ माइनोटॉर वापस से जिंदा हो जाता है और वो लैब में तोड़फोड़ मचा देता है। एक तरह से वो स्पाइडर ही माइनोटॉर्स का सिग्नल रिसीवर था। जैसे ही कीर्ति और पूरी टीम लैब में पहुंचती है तो वो देखते हैं कि माइनोटॉर ने एक सोल्जर को पोजेस कर लिया था। वो सोल्जर पहले तो सबको मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो खुद को मार डालता है। उसके मरने के बाद उसकी बॉडी में से वही स्पाइडर निकलती है और वो स्पाइडर दोबारा जाकर उस माइनोटॉर की बॉडी में चली जाती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो माइनोटॉर बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि माइनोटॉर्स का केमिकल नहीं बल्कि स्पाइडर लोगों को हिप्नोटाइज किया करता था। नेक्स्ट सीन में हम वेट्री को देखते हैं जो कीर्ति और अपनी टीम के साथ कुछ डिस्कशन कर रहा है। वो कहता है कि जंग लड़ने के लिए पूरी दुनिया में हमेशा से एक ही तरीका रहा है, फिर चाहे धरती पर एलियंस अटैक कर दे या फिर कोई माफियास, तरीका हर बार वही रहता है। हर बार पूरी सेना अपने राजा के लिए ही लड़ाई करती है। वेट्री बताता है कि इन माइनोटॉर्स का भी जरूर कोई ना कोई राजा जरूर होगा। अगर वो माइनोटॉर किंग को खत्म कर दे तो उससे ये माइनोटॉर आर्मी भी जरूर खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसी किंग से इन माइनोटॉर्स को सिग्नल्स मिलते हैं। अब उन्हें माइनोटॉर किंग का सिग्नल्स का पता लगाना था। इसके लिए उन्हें ट्रायंगल सिग्नल्स को डिटेक्ट करना पड़ता। इसीलिए वो नेक्स्ट डे बड़ा सा टैंक लेकर सेक्टर 42 के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में उनका सामना एक माइनोटॉर से होता है। वो लोग उस माइनोटॉर को टैंक से अटैक कर देते हैं और जैसे ही उसके अंदर से वो स्पाइडर बाहर आता है वो उसे भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अच्छी खासी मुशक्कत करने के बाद उन्हें किंग माइनोटॉर्स के सिग्नल का पता चल जाता है। कीर्ति उसे डिटेक्ट करके बताती है कि ये सिग्नल्स इतने ज्यादा हाई है कि इन माइनोटॉर्स का जो भी किंग होगा वो इनसे कई गुना ज्यादा बड़ा और पावरफुल होगा।
इसी के साथ वो सिग्नल्स की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। अब टैंक को वेट्री चला रहा है और बाकी सभी मेंबर्स बेहोश पड़े हैं। इन 3 घंटों में क्या हुआ था ये वेट्री के अलावा किसी को भी नहीं। अगले सीन में हम कीर्ति को देखते हैं जो विक्रम को बताती है कि कल फॉरेस्ट में जो हुआ था वो सिर्फ वेट्री को ही पता है और वो पक्का कुछ छुपा रहा है। इसीलिए वो जर्नल का सहारा लेती है और जर्नल टैंक के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवा देते हैं ताकि वो वेट्री के हर काम पर नजर रख सके। तभी वहाँ दिल्ली से ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट आ जाती है जिसे पढ़कर कीर्ति बताती है कि उस दिन माइनोटॉर्स के केमिकल से वेट्री इसीलिए बेहोश नहीं हुआ क्योंकि वो कई मंथ से मॉर्फिन नाम की दवाई खा रहा है और ये मॉर्फिन ही माइनोटॉर्स की वीकनेस है। इसी के साथ वेट्री को याद आता है कि कार्ती भी मॉर्फिन पेन किलर्स खाया करता था। मॉर्फिन पेन किलर की वजह से ही वो पूरी तरह से माइनोटॉर के कंट्रोल में नहीं आया था और इसीलिए उसने अपने टीम मेंबर्स को नहीं मारा बल्कि सबको बचाने के लिए उसने खुद को ही गोली मार ली थी। इसके बाद वेट्री की टीम किंग माइनोटॉर को ढूंढने निकल पड़ती है। टीम का एक मेंबर करना वेट्री से पूछता है कि वो लोग किंग माइनोटॉर की लोकेशन को कैसे ढूंढेंगे। तब वेट्री उसे बताता है कि उन्हें पहले से ही उसकी लोकेशन का पता है और अब हमें बीते दिन के वो 3 घंटे दिखाए जाते हैं जो कि स्किप कर दिए गए थे। हम देखते हैं कि वो लोग सिग्नल्स को फॉलो करते हुए एक ओल्ड फैक्ट्री में एंटर हुए थे। वहाँ पर उन्हें कई लोगों के स्केलेटन्स देखने को मिले थे। फैक्ट्री के टेरेस से वो माइनोटॉर किंग को साफ साफ देख सकते थे। इसके बाद जाने से पहले वो फैक्ट्री को चेक करते हैं। वेट्री फैक्ट्री में कीर्ति की लैब का प्राइवेट जेट देखता है जिससे कीर्ति का भेद वहीं खुल जाता है कि उसे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर ने भेजा है। दरअसल इस जंगल से काफी कॉस्टली मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते थे, इसीलिए कीर्ति और डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ साल पहले ही यहाँ काम शुरू कर दिया था। लेकिन उनके सभी वर्कर्स की एक मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई थी। उनका ये प्रोजेक्ट 5000 करोड़ का था, इसलिए उन्हें कुछ भी करके आर्मी से एनओसी चाहिए थी ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। इसी बीच वेट्री की नजर वहाँ पर एक स्केलेटन पर पड़ती है जिसके हाथ में एक हार्ड ड्राइव थी। वेट्री उस हार्ड ड्राइव को अपने साथ ले जाता है और तभी वहाँ पर एक माइनोटॉर उन पर अटैक कर देता है। वेट्री किसी तरह खुद को और टीम मेंबर्स को बचाकर कैंप ले आता है और इसी के साथ सीन वापस प्रेजेंट में आता है। वेट्री अपने टीम मेंबर्स के साथ किंग की लोकेशन की तरफ बढ़ रहा था, तभी रास्ते में उनके सामने एक माइनोटॉर आ जाता है। वो लोग उस माइनोटॉर को कुचलकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसमें से जो स्पाइडर निकलता है वो उनके टैंक के साथ आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ जर्नल जो सीसीटीवी से ये सब देख रहे थे उन्हें वेट्री का कॉन्फिडेंशियल लेटर मिलता है जिसमें वो हार्ड ड्राइव मौजूद थी जो वेट्री को फैक्ट्री से मिली थी। दरअसल उस हार्ड ड्राइव में कीर्ति के प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन थी और साथ ही माइनोटॉर्स की फैक्ट्री मेंबर्स को मारते समय की सीसीटीवी फुटेज भी थी। यहाँ से जर्नल को कीर्ति की इंटेंशंस का पता चल जाता है और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि माइनोटॉर्स हमेशा से ही उस एरिया में रहते थे। फैक्ट्री से निकलने वाले टॉक्सिक वेस्ट की वजह से वो माइनोटॉर्स एक्सटिंक्ट हो रहे थे। उधर वेट्री माइनोटॉर किंग की डेस्टिनेशन पर पहुंचता ही है कि वो स्पाइडर जो रास्ते से ही उनके साथ आया था वो वेट्री को पोजेस कर लेता है। वेट्री अपने सारे साथियों को मार डालता है। ये सब देख के कीर्ति और जनरल शॉक हो जाते हैं और तभी सीसीटीवी कनेक्शन कट हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब वेट्री का ही प्लान है। उसने अपने मेंबर्स पर फेक बुलेट चलवाई थी। उसके इस प्लान में उसकी पूरी टीम भी शामिल थी। ये सब उन्होंने इसीलिए किया था ताकि कीर्ति और जनरल ये सब देख ना सके। अगर वो किंग माइनोटॉर को देख लेते तो वो पक्का वेट्री और उसकी टीम को वापस आने के ऑर्डर्स दे देते। उसके बाद वेट्री किंग माइनोटॉर्स को मारने के लिए समुद्र में कूद पड़ता है और माइनोटॉर किंग जो कि एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस था वो वेट्री को जकड़ लेता है। एक तरफ बाहर टैंक को बहुत सारे माइनोटॉर्स ने घेर लिया था तो दूसरी तरफ वेट्री भी अब बेबस हो चुका था। वेट्री बॉम्ब ब्लास्ट करके खुद को ऑक्टोपस की आर्म से आजाद कर लेता है। किंग माइनोटॉर इतना ताकतवर था कि उसके सामने वेट्री की हिम्मत जवाब दे देती है, लेकिन वेट्री अपने लास्ट ट्राई के तौर पर माइनोटॉर किंग के सिर के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और तभी वो देखता है कि समुद्र के सरफेस पर कई सारे माइनोटॉर्स के अंडे रखे हुए थे। माइनोटॉर्स तो सिर्फ अपने बच्चों को बचाने के लिए लड़ रहे थे। जैसे ही बॉम्ब फटने की वजह से किंग माइनोटॉर मारा जाता है, सारे माइनोटॉर्स भी डीएक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें सिग्नल देने के लिए कोई किंग था ही नहीं। इस विक्ट्री के बाद वेट्री कीर्ति को एनओसी देने से मना कर देता है और जनरल उसके काम से बहुत खुश होता है। आज ये भी प्रूफ हो गया था कि कार्ती निर्दोष और एक सच्चा सिपाही था। अब कार्ती को पूरे सम्मान के साथ सम्मानित किया जाता है। आज यहाँ कार्ती की माँ और उसकी बहन भी आई थी और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कार्ती की सिस्टर कोई और नहीं बल्कि काव्या ही है। काव्या आज वेट्री को उस बॉक्स की की दे देती है जो उसने वेट्री को दिया था। वेट्री फटाफट उस बॉक्स को लेकर आता है और काव्या के सामने ही उसे खोलता है और उसमें से वही फोटोज और चेक मिलते हैं जो उसने कार्ती के घर भिजवाए थे। काव्या जानती थी कि कार्ती को बचाने के लिए वेट्री ने अपने ऊपर ब्लेम्स लिए थे।
और इसी वजह से वो पहले से ही बैटरी को चाहती थी। और आज वो दोनों और भी करीब आ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।